जय हिंद दोस्तों, आज से हम एक नई सफ़र की ओर निकलेंगे। आज से हम समान हिंदी की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा और इस श्रृंखला को भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। इस सीरीज को शुरू करें उससे पहले मैं हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उसको लेकर के कुछ पंक्तियाँ आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से है। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो, सरल शब्दों में कहा जाए तो, जीवन की परिभाषा है हिंदी। ये प्यारी पंक्तियाँ अभिषेक मिश्र जी की हैं। तो मित्रों, हम लोग देखिए सबसे पहले एक बात बता दें, हिंदी भाषा के रूप में लिया जाता है, यानी हिंदी को भाषा के रूप में लिया जाता है। और हम जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोग सिर्फ सामान्य हिंदी की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत व्याकरण पे विचार करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है ये सीरीज आपको पसंद आएगी। तो इस सीरीज की शुरुआत करें एक छोटी सी किस्सा से। इस सीरीज की शुरुआत करना चाहता हूँ मैं। एक बार मैं अपने रेलवे स्टेशन की चाय की जो दुकान है वहाँ पे मैं बैठा था। तो बारी बारी से 3 लोग आए, मतलब तुरंत नहीं, कुछ अंतराल पे आए। एक व्यक्ति आए तो उन्होंने चाय वाले से चाय मांग की और बोले ऐसे, मुझे 1 कप चाय दीजिए। कुछ अंतराल बाद एक और व्यक्ति आए जो गूंगे थे और किंतु साक्षर थे। तो उन्होंने लिख करके, कलम से लिख करके बोला, मतलब बताया कि मुझे 1 कप चाय चाहिए और 1 पैकेट बिस्किट चाहिए। कुछ समय बाद फिर से एक अन्य मतलब व्यक्ति आए, वो गूंगे भी थे, बहरे भी थे, किंतु साक्षर नहीं थे। तो दुकानदार से इशारा किए कि मुझे 1 कप चाय चाहिए और कुछ खाने के लिए चीज़ें चाहिए। ये किस्सा क्यों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को? आपने गौर किया, इस किस्से में 3 व्यक्ति आए। दुकानदार से, चाय वाले से एक ने बोल करके कहा मुझे 1 कप चाय चाहिए। दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने लिख करके डिमांड की, मांग की कि मुझे 1 कप चाय चाहिए। और तीसरे व्यक्ति जो गूंगे और बहरे दोनों थे, उन्होंने इशारा करके चाय और 1 पैकेट बिस्किट की मांग की। तो आप देख रहे हैं इसमें मनुष्य अपनी भावों को, विचारों को किस प्रकार साझा कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी विचारों को, भावों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा ही है, लिख दिया गया, बोल दिया गया, संकेत कर दिया गया।
तो जो लिख करके दिया, उस व्यक्ति ने लिख करके दिया मुझे 1 कप चाय चाहिए, तो लिखित भाषा हुई। जिस व्यक्ति ने बोला कि मुझे 1 कप चाय चाहिए, वो मौखिक भाषा हो गई। और जिस व्यक्ति ने इशारा किया, वो सांकेतिक भाषा हो गई। तो हम लोग सिर्फ मौखिक और लिखित भाषा पे विचार करेंगे। देखिए, भाषा पे बात करें या हिंदी और इसके इतिहास की बात करें तो एक अलग मुद्दा हो जाता है, और उसकी मैं डिटेल में किसी अन्य वीडियो में बात करूंगा। तो आज हम मुख्य मुद्दे की ओर लौटते हैं, व्याकरण की तरफ। तो एक मिनट, सामान्य हिंदी पहले हम स्पष्ट कर दें। देखिए, हिंदी, सामान्य हिंदी कैसा लिखा जाएगा? सामान्य हिंदी। एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जो हिंदी लिखे हैं ऊपर एक बिंदी लगा करके, वो भी सही है, और बहुत लोग ऐसे लिखते हैं हिंदी, ये भी सही है। लेकिन कोई यदि पूछे इस वाले हिंदी में जिसमें बिंदी लगाया गया और इस वाले में जिसमें आधा ना लगाया, दोनों कौन सही है, तो आजकल जो आधुनिक हिंदी चल रहा है उसके अंतर्गत इस वाले हिंदी को जो ऊपर लिखे हैं हम सही माना जाता है। ठीक है ना? हालांकि दोनों प्रयुक्त होता है, लेकिन ज़्यादा प्रमाणिक ये आजकल माना जा रहा है आधुनिक हिंदी में। तो हम सामान्य हिंदी में कुछ संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षिप्त में व्याकरण शब्द पे बात करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त शब्द में। इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। व्याकरण, देखिए, यदि इस शब्द को तोड़ा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से विभाजित होगी। मैं थोड़ा और किनारे हो जा रहा हूँ। व्याकरण वी प्लस आ धन यानी प्लस करण। तो ये जो शब्द है, ये यहाँ व्या, तो उसका संधि विच्छेद है। जब आप संधि विच्छेद अच्छे से पढ़िएगा, मैं खुद पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा। वी है, वी आ, ये कैसे बना है? व्या, ये करण है। देखिए, मैं बातें कर रहा था कि व्याकरण को तोड़ा जाए तो क्या होगा, व्याकरण शब्द को तोड़ा जाए तो क्या होगा। तो ये 3 पार्ट में टूटेगा। वी आ करण यानी व्याकरण, और इस पूरे का अर्थ होता है विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, या फिर भली भांति या अच्छे से समझना। ठीक है? भली भांति, भली भांति समझना। तो थोड़ा सा व्याकरण की डिफिनेशन देने का प्रयास करें। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना और उसे पढ़ना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। जैसे कुछ हम लिखे, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सीता आता है, सीता आता है। तो आप लोग को भी अनुमान लग गया होगा कि ये वाक्य क्या है? त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। इसमें क्या गलती है, मतलब क्या गलती है और क्यों गलती है, दोनों चीज़ देखना है। तो यहाँ पे देखना है, ये जो कर्ता है हमारा सीता, स्त्रीलिंग है। क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो चूंकि हमारी कर्ता यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पे सही वाक्य होगा, त्रुटि रहित वाक्य होगा, त्रुटि रहित, सीता आती है।
तो ये कैसे ज्ञात हो रहा है? हम लोगों को सीता आता है ये नहीं होगा, बल्कि सीता आती है यही होगा। ये हमें व्याकरण के नियमों से पता चल रहा है कि सीता जो शब्द है ये स्त्रीलिंग में आएगा, और जब स्त्रीलिंग रहता है तो उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे व्याकरण की क्या है, मतलब क्या भूमिका है हमारे जीवन में। तो व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है, या ऐसे बोल सकते हैं समझाता है, वो व्याकरण कहलाता है, या व्याकरण कह सकते हैं उसको। अब आते हैं वापस हम अपने किस्से की ओर। हम आपको किस्सा सुनाए शुरू में कि 3 लोग थे। एक क्या किए, बोल करके यानी कि मौखिक रूप से चाय की डिमांड किए, ठीक है। तो मौखिक रूप से डिमांड कर रहे हैं, यानी कि मुख से जो आवाज़ निकल रही है, वो बोले होंगे ना कि मुझे 1 कप चाय दीजिए, तो मुख से आवाज़ निकल रही है, इसे ध्वनि कहते हैं, ठीक है। दूसरे व्यक्ति आए, क्या किए, उसको लिख करके दिए कि मुझे 1 कप चाय चाहिए। तो जो ध्वनि को लिखित रूप दे दिया गया, क्या बोल रहे हैं, वो बोले जैसे मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, पहले व्यक्ति आए तो क्या बोले, मौखिक रूप से कहे मुझे 1 कप चाय चाहिए, तो आवाज़ निकल रही है, यानी मुख से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं, तो ध्वनि था। अब उसी को लिखित रूप में कह दिया जाए कि मुझे 1 कप चाय चाहिए। जो दूसरे व्यक्ति आए थे वो क्या किए थे, लिख करके दिए थे, यानी कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा प्रश्न कि वर्ण अथवा अक्षर क्यों कह रहे हैं, तो अभी कुछ देर बाद मैं इसे स्पष्ट करूंगा। तो इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। पहले ये स्पष्ट कर जो हम बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मौखिक रूप से बोला, यानी कि बोला कि मुझे 1 कप चाय चाहिए, तो मुख से आवाज़ निकली, तो मुख से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं, ठीक है। मैं इधर अभी कुछ देर में स्पष्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। अब प्रश्न उठता है कि इसे जो लिखे हैं हम लिखे हैं मुझे 1 कप चाय चाहिए, जो ये संकेत है, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं 1, यानी कि एक संकेत है, प्रतीक है, ये मुझे 1 कप, यहाँ पे 1 कप। मैं कुछ और सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो इसे ये जो संकेत लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, ये लिखा हूँ, तो ये तो ध्वनि का लिखित रूप हो गया, जिसे वर्ण अथवा अक्षर बोलेंगे। यहाँ पे फिलहाल तो ये अक्षर है, लेकिन ये जो संकेत लिखा जा रहा है, चाहे ये लिखा जा रहा है, चाहे ता लिखा जा रहा है, चाहे कुछ भी, ये पढ़ लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, ये क्या कहलाता है, इनको कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं, लिपि। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लूँ, मैं बोलूँ सीता हंसती है, सीता हंसती है, सीता हंसती है, तो इसके लिखित रूप हो गया। तो ये जो प्रतीक है, ये सीता लिखा गया, ये प्रतीक है, इसको लिपि कहते हैं, ठीक है। और हमारे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी कहलाती है, देवनागरी कहलाती है। इसी प्रकार यदि इंग्लिश में इसकी बात करूं तो सीता लाप्स, ये हो जाएगा। तो ये जो प्रतीक लिखा गया SEETA, ये भी प्रतीक है। तो इस प्रतीक को हम लोग अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि में लिखते हैं, यानी कि उसका चिन्ह है, इस चिन्ह को
रोमन लिपि कहते हैं। तो मैं बातें स्पष्ट कर दूं, मैं बोल रहा था कि जब हम लोग आवाज़ निकालते हैं, जैसे मुझे एक कप चाय चाहिए, तो ये मौखिक रूप हुआ। जो आवाज़ निकल रही है उसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है, और वर्ण अथवा अक्षर को जिस संकेत से व्यक्त किया जाता है या जिस संकेत के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और लिपि को कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे रहे हैं। लिपि को ध्वनि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आधा नौ यहाँ रहेगा, चिन्ह, ठीक है, ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। तो आइए हम बात करें वर्ण अथवा अक्षर के बारे में, आपके जो भी कन्फ्यूजन है दूर करें। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लिख रहे हैं, एक शब्द लिख रहे हैं सागर। तो ये जो सागर शब्द है इसको तोड़े तो क्या होगा? सा ग र, ठीक है, ये अक्षर है। इसको और तोड़े यानी कि वर्ण विच्छेद करे इसका, तो ये हो सकता है स में आ की मात्रा, मतलब आ, स में आ आया है। ग ये साथ में अ, ये क्या हो सकता है? र और ये अ, क्या बन रहा है? सागर, ठीक है। तो ये जो रूप आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, ठीक है, इसे अन्य टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। स, आ, ग, अ, र, अ, इन्हें अन्य टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता, या यूँ कहीं इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। इन्हें ही वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसे मूल वर्ण कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, वर्ण कहते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, स में आ गया है तो क्या बना? सा। ऐसे ग में अ इसके साथ आ गया है तो क्या बना? ग। र में अ आ गया है तो क्या बना? र। तो ये जो हमारा मिल रहा है ये अक्षर है। क्या है? अक्षर है। यानी कि कुछ और आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखें क। क में ये क, सिर्फ क बोल रहे हैं, ये हलंत है, ठीक है। इसमें हम ई, जिसको आप लोग बड़ी ई कहते हैं, ले लें तो ये क्या बनेगा? की। तो ये हमारा अक्षर हुआ। ये क्या हुआ? हमारा वर्ण हुआ, एकदम मूल रूप में है। ये भी हमारा वर्ण है। आप समझ गए होंगे अंतर वर्ण और अक्षर में। तो वर्ण को डिफाइन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, परिभाषित करने का। देखिए हम बोल रहे हैं ओ, आ, ई, उ, बोल रहे हैं ना। तो ये मौखिक रूप है, यानी कि जो ध्वनि आवाज़ निकल रही है ये मौखिक रूप है। इनको लिख दिया जाए, यानी कि लिखित रूप दे दिया जाए, जैसे कि हम बोल रहे हैं ओ, आ, ई, ऐसे ही कुछ और क, ख, ग। तो इनको लिखित रूप दे दिए तो ये क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। और अभी हम समझाए भी हैं कि वर्ण को अन्य टुकड़ों में खंडित नहीं किया जा सकता है या विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो बोल सकते हैं वर्ण
ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण को अन्य टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वर्ण कहलाता है। मैं फिर से इसको जो लिखे हैं हम बात, वर्ण को अन्य टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक बार और मैं इसे एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगा, जिससे कि आपके और अच्छे से ये सब समझ में आ जाए। कुछ और शब्द हम लिख रहे हैं, जैसे नेहा, ये एक शब्द लिखे हैं नेहा। इसको तोड़ा जाए, इस शब्द को तोड़ा जाए तो ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, ने हा। ठीक है, इनको ये तोड़े हैं अक्षर, इन अक्षरों को और तोड़ा जाए तो ये हो सकता है न में हलंत न। ये एक ही मात्रा है, यानी ऐसे आता है, ये एक ही मात्रा है जो सिंगल है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो न ए ये इसका है, मैं स्पष्ट कर दूँ, ये इसका है। ने का तोड़े, ने को तोड़े हैं न ए, हा को तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं ह में आ। तो अक्षर को तोड़ा गया यहाँ पे, तो ये मूल रूप हो रहा है, यानी कि वर्ण है। और इन वर्णों को अन्य टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है या बांटा जा सकता है, इन्हें भी न तोड़ा जा सकता है, न खंडित किया जा सकता है। तो ये वर्ण है, वर्ण। और ये क्या है हमारा अक्षर, और अक्षर से क्या मिल गया हमारा शब्द। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द मिल करके सार्थक क्रम में रहे तो वाक्य बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे वर्ण और अक्षर को भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, वर्ण से वर्णमाला की तरफ बढ़ेंगे। वर्णमाला, आप वर्ण को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं वर्ण का जो मूल रूप है, जैसे क, ये शब्द नहीं लिखूंगा, बल्कि अक्षर वाला जैसे क, ख, ये सब लिखूंगा। तो प्रश्न सबसे पहले उठता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। बहुत जगह आपको मिलेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत जगह से मतलब तात्पर्य यही है कि बहुत सारे किताबों में मिलेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और ये बात स्पष्ट हो गया है। तो एक प्रश्न आपसे है, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वापस वर्ण की तरफ लौटते हैं। देखिए, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, जब आप स्वर वर्ण पढ़िएगा, व्यंजन वर्ण पढ़िएगा, उसमें भी आपको इसके विभाजन मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ स्वर वर्ण पे बात करेंगे।
अगले वीडियो में व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्वर वर्ण की चर्चा किया जाए। देखिए, बहुत सारी किताबों में स्वर के बारे में दिया है, उनकी संख्या को लेकर के। किसी किताब में 13 दिया है, किसी में 11 दिया है। तो ये जो संदेह की शंका की स्थिति रहती है, संदेह की स्थिति कौन सा सही है और हम लोग परीक्षा में कौन सा सही लगा है, तो आज मैं आपके इस संदेह को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहूँगा। ठीक है, तो आइए स्वर वर्ण। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर वर्ण। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण और उसके बारे में जानेंगे। देखिए, स्वर वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता न ली जाती है, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। मैं डिफिनेशन यानी परिभाषा लिख रहा हूँ। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, मतलब बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता न ली जाए, क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अथवा ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। तो आइए हम लोग स्वर वर्ण की तरफ और आगे बढ़ें। देखिए,